हाँ जी, देखिएगा इधर, हमने अभी अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये चीज़ें हमने देखी कि हम क्या करते हैं, सैंड्री एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, सैंड्री एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लाइबिलिटीज़ जो कि आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, इंडिविजुअल की बुक वैल्यू पे करते हैं और इंडिविजुअल की बुक वैल्यू पे करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी एसेट्स नहीं आती, जो कि कैश या बैंक होते हैं, जो कि प्री एक्सपेंडिचर या फिर प्रॉफिट या फिर लॉसेस होते हैं पास्ट ईयर्स के, जैसे लॉस टू डेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ना ही जाते हैं एडवांस टू पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं जाते, करंट और कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रही हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे जा सकते हैं, ठीक है जी। और कैश और बैंक क्यों नहीं जा सकता, वो मैंने आपको पहले से बता दिया, क्योंकि उसको रीवैल्यूएट नहीं किया जा सकता, रियलाइज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जब लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, और रिजर्व एंड प्रॉफिट्स के पार्ट हैं वो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, और पार्टनर लोन भी लोन अकाउंट के अंदर जाता है, इसको अलग से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, पार्टनर्स से रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं आप? ये इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये पार्टनर का लोन है, आउटसाइडर का लोन हो तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि कैपिटल अलग चीज़ है और लोन अलग चीज़ है। लोन पे हमारे को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। कुछ लोग इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनाएंगे, ठीक है जी। तो आपको पता लग गया कि कौन से एसेट्स, सर जी, कौन से एसेट्स और कौन सी लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप सुनिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो भी पे ऑफ होता है वो कहाँ चला जाता है जी, कैश से एंट्री होती है और कैश से एंट्री होती है। जिनको हमारे को एसेट्स को क्या नाम है हमने बेचा होता है वो कैश या बैंक में बिकते हैं, और जो लाइबिलिटीज़ को हमने पे ऑफ किया होता है वो भी रियलाइजेशन से कैश अकाउंट से ही होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख दी, ठीक। एंट्रीज हमने अभी देख ली थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अब जो मुझे आप लोगों को बताना है, कभी कभी क्या होता है अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ आ जाते हैं सामने, जो कि एडजस्टमेंट के अंदर दिए हुए होते हैं। तो उनको भी हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, यहीं पे ही रिकॉर्ड करते हैं। लेट से वो कहता है कि ये अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था जो कि डिसोल्यूशन के दौरान सामने आया और बिक गया 500 रुपये में, तो एंट्री क्या हो जाएगी जी, हमने उस रिस्पेक्टिव एसेट्स को कैश में रियलाइज़ कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी, ओके। तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। और अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर होते हैं, डिसोल्यूशन के एक्सपेंडिचर होते हैं, डिसोल्यूशन के एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे सर, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हाँ ट्रीटमेंट करने का क्या है, पहले रियलाइजेशन में लाएंगे, फिर उसको इफेक्ट करेंगे, बेचेंगे, वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। लेकिन पे ऑफ करने की एंट्री अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की, ऐसे ही हमने बोला जी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, ये मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट की बात की अभी, ऐसी ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी कि मेरे को है ना कोई इस तरीके से कि कोई क्लेम पे करना पड़ गया 5000 रुपीज़ का, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के अंदर भी यही एंट्री होती है, मतलब एज इफ जैसे हमने उसको जो है लाइबिलिटी को अपने यहाँ पे माना हुआ है। अच्छा, अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के अमाउंट चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने लायक हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं
वो ध्यान रखने लायक है। और वो क्या क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझो। सबसे पहले तो है सर डेटर्स और प्रोविजन फॉर डेटर अकाउंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ मैं, ठीक। मैंने अभी तक आपसे एसेट टेकन ओवर की बात नहीं की है, ठीक। अच्छा देखो, फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास में डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ना मेरे पास में डेटर दिए हुए कितने के 50,000 रुपीज़ के, और 3,000 रुपीज़ के मेरे पास में प्रोविजंस दिए हुए। अब प्रोविजंस आर लाइबिलिटीज़ एंड डेटर्स आर एसेट्स, ठीक है। अच्छा, तो मुझे रियलाइजेशन में कैसे दिखाना है सर? जैसे लाइबिलिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई हो और एसेट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़, प्रोविजंस आर लाइबिलिटीज़, तो मुझे क्या, मेरी क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ पे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट या फिर डेटर्स अकाउंट, ठीक है जी। इसको इसी तरीके से दिखाना है। गुडविल का ट्रीटमेंट मैं अभी आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट ऑफ, और अगर हम चाहें तो रियलाइजेशन अकाउंट में एक ऑर्डिनरी एसेट की तरह से भी ले सकते हैं। तो उसका जैसा ट्रीटमेंट गुडविल का मैंने आपको बताया वैसा ही पेटेंट्स के साथ भी कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ होता है कि पेटेंट जो है ना वो हमने बेच दिया, आगे फर्दर और बेच दिए, या फिर पेटेंट्स को हमने रियलाइज किया कितने पे? 20% वैल्यू पे। दैट मीन्स उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर के जाएंगे। अच्छा, तीसरी चीज़, कभी कभी है ना हमारे पास में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू, देखो पहले इस फोर्थ पॉइंट को पढ़ेंगे। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू ना गिवन नहीं होती। ग्रेजुएशन लेवल पे हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे हम क्या करते हैं कि अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू गिवन नहीं है कि कितने पे रियलाइज हुआ है, तो उसको फुल वैल्यू पे रियलाइज कर लेते हैं। यानी कि क्रेडिटर को अगर हमने 20,000 रुपये देने थे तो मानेंगे हमने 20,000 रुपये दिए होंगे, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो, क्वेश्चन उसकी पेमेंट के बारे में अगर साइलेंट है तो फुल वैल्यू। और ग्रेजुएशन लेवल पे हम क्या करते थे कि अगर एसेट की वैल्यू नहीं दी हुई तो उसको हमने नील वैल्यू मान लेते थे। ये मान लेते थे कि एसेट जो है ना वो रियलाइज ही नहीं हुआ होगा, यानी कि 1 लाख रुपए की प्लांटेड मशीनरी 0 वैल्यू पे गई, ऐसा हम मानते थे। डेप्रिसिएशन का पॉइंट हुआ तो डेप्रिसिएशन तो लग चुका ना अब तक का, अब अगले साल फिर लगाओगे क्या? बैलेंस शीट में तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वही आ रही होगी ना बाद में आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो खैर मैं क्या कह रहा था आपको कि प्लांटेड मशीनरी की वैल्यू थी मान लो 1 लाख रुपए और ऐसे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अपन क्या करेंगे? अपन क्या करते थे ग्रेजुएशन लेवल तक उसको नील वैल्यू मान लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना, चाहे एसेट हो या लाइबिलिटी हो उसको उसकी फुल वैल्यू पे रियलाइज करना। या फिर कभी कभी हम इस तरीके, कभी तो हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है और कभी इंस्ट्रक्शन नहीं होती, तो हम क्या मानते हैं जी कि फुल वैल्यू पे उसको हमने पे ऑफ किया होगा या फुल वैल्यू पे ही वो हमें रिसीव हुआ होगा, ठीक है। और देखो हमारे पास में है ना एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फुल वैल्यू रियलाइज लिख लो या फिर नील वैल्यू रियलाइज लिख लो। तो आप जिस भी ऑप्शन के साथ में जाते हैं नोट डालना पड़ेगा आप लोगों को, वर्किंग नोट डालना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक, ओके। तो ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अच्छा इधर देखो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इफ एनी एसेट इज असाइंड फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना कि मान लो जी मेरे पास में स्टॉक पड़ा हुआ था कितने का, 80,000 रुपये का, क्रेडिटर पड़े हुए थे कितने के, 1 लाख रुपए के, और मैंने क्रेडिटर को स्टॉक दे दिया, तो मेरी जर्नल एंट्री नॉर्मली क्या होती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, है ना। और अगर लिखा हुआ फुल सेटलमेंट में दे दिया तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी खत्म, बाकी का डिस्काउंट मान लो या कुछ भी मान लो, वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया। तो देखो अगर कोई सेटलमेंट होती है तो हमारे को ना जर्नल एंट्री कोई नहीं बनानी होती। अगर मान लो हम ये कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं मतलब हमारी बैलेंस शीट थी, स्टॉक पड़ा हुआ था यहाँ पे 80,000 रुपये का, हमने इस 80,000 रुपये को यहाँ पे लिखा नॉर्मली जो हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और इस क्रेडिटर को यहाँ से यहाँ पे लिखा, बस
अब एसेट से लाइबिलिटी कम हो गई, खत्म हो गई, फुल सेटलमेंट में हो गई, यानी कि जो क्रेडिटर था 80,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का, वो 80,000 के स्टॉक में सेटिस्फाई हो गया, फुल सेटलमेंट हो गई उसकी। तो अब एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, नहीं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अच्छा, तुम अगर ऐसे करना चाहते हो 1 मिनट के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो फुल सेटलमेंट की हमने, ठीक है, क्रेडिटर को दे दिया, तो क्या एंट्री बनेगी हमारे पास में? फिर तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बोलोगे ना, फुल सेटलमेंट वाली होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक बोलोगे या फिर टू कैश बोलोगे, और फिर वैसे ही अगर स्टॉक बिकता तो कैश आता और रियलाइजेशन क्रेडिट होता। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये सब मत करो, रियलाइजेशन में ये दोनों चीज़ें हैं। हाँ, तो रियलाइजेशन डेबिट भी होना है और क्रेडिट भी होना है, तो ये आपस में कट गई हैं ना एक दूसरे से, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में एक दूसरे से कट गई हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला। नो एंट्री फॉर्म, यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, ओनली ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, नो फर्दर इफेक्ट। अगर एसेट से लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाता है तो, डायरेक्ट पेमेंट की जाती है तो, हाँ कभी कभी इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ध्यान से सुनना, कि क्रेडिटर्स को हमने स्टॉक दे दिया 80,000 रुपये का, 80,000 रुपये तक, यानी कि उसका क्रेडिटर का जो क्लेम सेटल हुआ कितने तक का? 80,000 रुपये का। रिमेनिंग के लिए फिर हमें कैश पे करना पड़ेगा, और अगर कैश पे करना पड़ेगा तो क्या एंट्री बन जाएगी जी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, 20,000 रुपये के लिए। तो जैसा भी होगा ना, अगर पार्शियल होगा या फुल होगा, उस हिसाब से हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। बोलो जी, ये कहानी समझ में आई? गुडविल वाला लो, हाँ मैंने रियलाइजेशन से कर दिया, मैंने आपको यही बोला। देखो मेरी बात सुनो, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। गुडविल को हम फुल्ली राइट ऑफ भी कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, लेकिन हमारे मॉड्यूल के अंदर ऐसा किया हुआ कि रियलाइजेशन के अंदर ले लो जी गुडविल हमारी। वैसे मैं एक बात, ये पता है कौन सी वाली गुडविल होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में होती है? जो परचेज्ड गुडविल होती है, ये सेल्फ जनरेटेड नहीं होती। सेल्फ जनरेटेड को तो हम बेचते भी नहीं है। सेल्फ जनरेटेड वाली अब होगी कहाँ? अगर इतनी ही सेल्फ जनरेटेड की गुडविल थी तुम्हारी, तो डिसोल्यूशन क्यों हो रहा है आज तुम्हारा? इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू के अंदर चल रहे हो तुम, फिर तो तुम क्या नाम है, आगे कंपनी बेच देते, पार्टनरशिप फर्म बेच देते किसी को। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गुडविल है ना, ये परचेज वाली गुडविल है। अब मान लो ये परचेज वाली गुडविल कैसी है? मान लो ए और बी ने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले रखी थी 300 करोड़ की, मान लो। अब वो 300 करोड़ की फ्रेंचाइजी उनसे चलाई नहीं जा रही, फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं वो, तो उन्होंने आगे फर्दर किसी और को बेच दिया। तो बेचने के लिए पहले वो रियलाइजेशन अकाउंट में लेके आएंगे ना, ये है। और अगर वो उन्होंने परचेज की थी, अगर नॉर्मली काम हो रहा होता कि भाई परचेज की थी और फॉर्म की गुडविल जो है अब नए पार्टनर के साथ में, नया पार्टनर एडमिट होने जा रहा है या पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो अपन क्या करते थे, उसको राइट ऑफ कर देते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। वैसे भी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इफेक्ट सेम ही पड़ेगा। ध्यान से देखो होगा क्या, हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल बनाया। अब मान लो ये गुडविल 1 भी रुपये में नहीं बिकी, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो डेबिट हो चुका है ना, यहाँ पे तो ये आ चुका है ना। अब होगा क्या, अब सर यहाँ पे ये 1 भी रुपये में रियलाइज नहीं हुआ, तो हम क्या कर देंगे जी, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी, है ना। मान लो ये कितने की थी, 3 करोड़ की थी, तो 1.5 करोड़ रुपए के लॉस जो हैं वो किसके पास चले जाएंगे? इनडायरेक्टली किसके पास चले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। और अगर आप राइट ऑफ करते हो गुडविल को, तब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होता है। तो चाहे कान इस तरीके से पकड़ो, चाहे उस तरीके से पकड़ो, कान ही पकड़ा जा रहा है, चाहे घुमा के पकड़ो, चाहे कैसे भी पकड़ो, वो अल्टीमेटली लॉसेज जा कहाँ रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जा रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, बस यही चीज़ को फील करना होता है हमने, ऐसा बिल्कुल एकदम से लकीर का फकीर नहीं बनना। ठीक है, चले आगे। अच्छा सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है आपके, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। PQR जो थे ना, 3 पार्टनर थे,
2:1 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, और हमारे पास में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, और ये वैल्यू दी हुई है। ओके, तो देखो हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में जाने वाली चीज़ कौन सी है सर? ये है, ये है, ये है, ये है, बस। कैश को मत भेज देना, गांधी जी बुरा मान जाएंगे। ये रियलाइजेशन में जाएगी, ये कहाँ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ये बैंक अकाउंट बनाएंगे इसका। लो जी, पता लग गया हमारे को। अब नीचे उसकी वैल्यूज दी हुई हैं, कहते हैं फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई और ये इन वैल्यू पे बिक गए। एसेट है, फर्नीचर है, स्टॉक है और डेटर है, इन वैल्यू पे आ गए। बोलो जी इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अच्छा जी, अब क्रेडिटर के बारे में नहीं दिया हुआ, मान लो नहीं दिया हुआ, मान लो नहीं दिया हुआ, अभी नीचे मत पढ़ो, मान लो नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे सर? फुल वैल्यू पे पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स आर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है जी, यानी कि क्रेडिटर को हमने पे ऑफ किया, क्रेडिटर्स को हमने कितना पे करना था? 48,000। 48 में से 5% 2400 रुपये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? कितना? 45,600 पेड हो गए। एंट्री क्या बन जाएगी जी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल है। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ कहता है रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंडिचर भी हुए हैं 1500 रुपये के। अच्छा सर, कोई बात नहीं, हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, पे ऑफ करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब आपको ये देखना है जहाँ पे बैंक बढ़ रहा है और जहाँ पे बैंक घट रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन गलती से है ना एसेट या लाइबिलिटी को डेबिट मत कर देना या क्रेडिट मत कर देना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कहाँ जा चुकी है? रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुकी है। अच्छा, फिर वो कहता है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय क्यू एट 4,800। तो देखो 6,000 रुपए का एसेट था और उसको किसने टेक ओवर कर लिया सर? क्यू ने। कितने में? 4800 रुपए में। ठीक है, तो पहले तो हमने इसको रिकॉर्ड करना है अनरिकॉर्डेड एसेट को। कि क्या एंट्री होगी जी? बोलो। अनरिकॉर्डेड एसेट बढ़ जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, इनकम हो गई ना एक तरीके से। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, और फिर जब उसको क्यू ले जाएगा 4,800 रुपीज में, तो क्यू का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो किसी को अगर हमें पे ऑफ करना होता है कैश में, कैपिटल को हमें पे ऑफ करना होता है कैश में, लेकिन कैश की जगह उसको काइंड दे दिया, तो क्यू का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा ना, डेबिट हो जाएगा ना। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, और क्यू के अकाउंट में और रियलाइजेशन अकाउंट में 4,800 से एंट्री हो जाएगी। अभी करेंगे हम, अभी तो मुंह जबानी कर रहे हैं क्वेश्चन को। आगे लिखा हुआ है ए बिल ऑफ रुपीज 4,800 ड्यू फॉर जीएसटी 4,200 was due for GST was received during in course of realization and this was also paid। तो क्या हो जाएगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पे ऑफ कर देंगे 4,200 को। आप एक बारी कोशिश करना चाहेंगे? चलो कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूँ तुम्हारे को। ये नंबर नहीं मालूम अभी मेरे को, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा।